लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजकीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे। रविवार को उन्होंने राजधानी काहिरा में देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति सीसी ने मोदी को मुलाकात के दौरान देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भारत आने का न्योता दिया था। भारत से आखिरी बार कोई पीएम सन 1997 में मिस्र की यात्रा पर गया था। ऐसे में 26 सालों में देश की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। शनिवार को मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मैडबोली ने मोदी का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत सन 1915 में हुई थी। यह सम्मान मिस्र की तरफ से किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है जिन्होंने इस देश या मानवता के क्षेत्र में अनमोल सेवाएं प्रदान की है। यह पुरस्कार दरअसल सोने का एक कॉलर जैसा दिखता है। सोने की यूनिट्स पर पौराणिक प्रतीक शामिल होते हैं। सोने की पहली यूनिट राज्य को बुराइयों से बचाने के विचार को प्रभावित करती है। दूसरी यूनिट नाइल नदी की तरफ से लाई जाने वाली समृद्धि और खुशी से मिलती जुलती है, जबकि तीसरी यूनिट धन और सहन शक्ति का प्रतीक है। पुरस्कार पर फिरोजा रत्नों से सजाया गया एक गोलाकार सोने का पेंडेंट है जो 3 यूनिट्स से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाल ही में पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें जिन और देशों ने सर्वोच्च सम्मान किया है वो कुछ इस तरह से हैं। फिजी से कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023, पलाऊ गणराज्य एबाकल पुरस्कार मई 2023, भूटान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गिलापो दिसंबर 2021, अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट 2020, बहरीन किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस साल 2019, मालदीव निशान इजुद्दीन 2019, रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू पुरस्कार 2019, यूएई ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, फ़लस्तीन ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन 2018, अफगानिस्तान गाजी अमीर अमानुल्लाह खान 2016, सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौदा 2016। इसके अलावा पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 में ही सियोल शांति पुरस्कार के अलावा गेट्स फाउंडेशन समेत कुछ और विश्व संगठनों की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। काहिरा से प्रधानमंत्री की कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने रविवार को काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। अल हकीम मस्जिद मिस्र के काहिरा में 11वीं सदी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पीएम मोदी ने यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की, उनके फ़ोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा है कि काहिरा में ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह मिस्र की समृद्ध विरासत और संस्कृति का गहरा प्रमाण है। अल हकीम मस्जिद मिस्र की सदियों पुरानी विरासत है। इसके जीर्णोद्धार में दाऊदी बोहरा समुदाय खासा सहयोग किया है। पीएम मोदी का दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ तब से पुराना रिश्ता रहा है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अल हकीम मस्जिद के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। जब 2014 में बुरहानुद्दीन की मृत्यु हुई थी तो पीएम मोदी ने मुंबई जाकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। भारतीय प्रवासी समुदाय के बोहरा समुदाय के सदस्य सुजाउद्दीन सब्बीर तांबावाला ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पीएम मोदी यहाँ आए हैं आज और हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने हमारे बोहरा समुदाय की भलाई के लिए बारे में भी पूछा और जब उन्होंने हमारे साथ बातचीत की तो हमें एक परिवार की तरह महसूस हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का दौरा किया। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भारत के लिए काफ़ी खास माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए करीब 4000 सैनिकों की वीर गाथाएं आज भी इस वॉर मेमोरियल पर दर्ज हैं। पीएम मोदी ने भी इन शहीदों को नमन किया और इन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए हम आर्टिफिशियल समझौते के बारे में बात कर लें। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 27वें आर्टिफिशियल समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर भारत का स्वागत किया है। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने स्पेस में भारत के साथ समझौते को लेकर खुशी व्यक्त की है। 21 जून को वाशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में भारत आर्टिफिशियल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन चुका है। हस्ताक्षर कार्यक्रम में बिल नेल्सन और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिल नेल्सन ने कहा कि नासा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैरिस की तरफ से कहूँगा कि भारत के साथ पृथ्वी और स्पेस में साझेदारी कर बहुत खुशी हो रही है। हम पहले से अधिक आगे बढ़ रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण यह भी है कि हम अपने गंतव्य पर पहुँच क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ना चाहते हैं, हम पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करना चाहते हैं।
8वें समझौते पर भारत का हस्ताक्षर के लिए हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रणजीत सिंह ने कहा कि 8वें समझौते का हिस्सा बनकर भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये हमारे द्विपक्षीय अंतरिक्ष समझौते के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। भारत एक जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर शांतिपूर्ण और टिकाऊ उपयोग का सर्वोच्च महत्व देता है। नासा ने 2020 में अमेरिका के विदेश विभाग के समन्वय में 7 अन्य संस्थापक देशों के साथ 8वें समझौते की स्थापना की थी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 8वें समझौते पर हस्ताक्षर करने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। अमेरिका दौरे के दौरान ही पीएम मोदी ने 8वें समझौते पर हस्ताक्षर करने की जानकारी दी थी। कमला हैरिस ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, जब मैं आपसे पहली बार व्हाइट हाउस में मिली तब मैंने आपको 8वें समझौते में शामिल होने के लिए कहा था। ये बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी है और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही कि आपने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के अध्यक्ष के तौर पर पृथ्वी विज्ञान और उपग्रह पर भारत अमेरिका के संयुक्त कार्य के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उनका मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन में भी मदद मिलेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा काफ़ी सफल रही है। सेमीकंडक्टर, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, रक्षा अधिग्रहण, 8वें समझौता आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, आपसी विश्वास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। इससे न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, भविष्य एआई का है। आइए हम रशिया के बारे में बात कर लें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कोई पिछले 10 साल से राज कर रहा तो कोई 12 साल से, मगर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में शायद ही कोई जानता हो। पिछले 29 सालों से बेलारूस पर राज कर लुकाशेंको को यूं तो यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से अक्सर खबरों में रहते थे, मगर शनिवार को जब वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस में उपद्रव किया तो लुकाशेंको ने ही उन्हें शांत करा पाए। उनकी मध्यस्थता के बाद ही वैगनर ग्रुप ने मॉस्को की तरफ न बढ़ने का फैसला किया। प्रिगोजिन भी अब रूस छोड़कर बेलारूस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जानिए कौन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनकी मदद से पुतिन के सामने खड़ा बड़ा संकट खत्म हो गया है। लुकाशेंको की डील की वजह से रूस में तख्तापलट नहीं हो सका है, इसलिए आज उनके बारे में जानना काफ़ी अहम हो गया है। लुकाशेंको को अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। वह बेलारूस के एक विवादित राष्ट्रपति हैं। जुलाई 1994 में सत्ता संभालने के बाद से ही वह आज तक इस पर कायम है। वह एक फार्म में मैनेजर थे और फिर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। सन 1991 में बेलारूस रूस से अलग होकर एक देश बना। वह उस समय सोवियत बेलारूस के अकेले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने रूस से अपने देश की आज़ादी के खिलाफ मतदान किया था। 3 साल बाद यानी 1994 में वह दोनों देशों को फिर से मिलाने का वादा करके सत्ता में आए, मगर सिर्फ अपनी शर्तों पर। वह देश के पहले और इकलौते राष्ट्रपति हैं। 68 साल के लुकाशेंको ने अगस्त 2020 में अपना छठा कार्यकाल शुरू किया, लेकिन वह काफ़ी विवादित था। बेलारूस में उस समय राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने इन चुनावों को धांधली करार दे दिया था। बेलारूस की जनता उनकी सत्ता के खिलाफ चुनावों के दौरान ही सड़क पर उतर आई थी। लुकाशेंको पुतिन के करीबी सहयोगी भी हैं। साल 2020 में हुए चुनाव के बाद विरोध की लहर के बीच पुतिन ने लुकाशेंको को सैन्य सहायता प्रदान करने की पेशकश की थी। लुकाशेंको ने यूक्रेन पर रूस के हमले का भी समर्थन किया। इससे रूसी सेना को बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की अनुमति भी मिल गई। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जनरल के करीबी सहयोगी भी हैं। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखानोस्काया लुकाशेंको की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उनके पति सर्गेई तिखानोवस्की को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2020 में सर्गेई को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था। इसके बाद स्वेतलाना ने 2020 के चुनाव में लुकाशेंको को चुनौती दी। तिखानोस्काया को चुनाव के बाद बेलारूस से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल वह यूरोप में निर्वासन में रह रही हैं। उनकी नान मौजूदगी में बेलारूस के अधिकारियों की तरफ से उन्हें जेल की सज़ा भी सुनाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।